Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to start a new chapter of Class 12 Business Studies, that is Financial Management, and this is the very first part of this chapter. And before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. So guys, as we know, एवरी बिजनेस नीड्स मनी, है ना। हर एक बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। आपका बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको मनी चाहिए, उसको रन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको मनी चाहिए, उसको ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है तो आपको मनी चाहिए, आपको कुछ इंप्रूवमेंट लानी है तो आपको मनी लगेगी, है ना। जैसे कि टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी मनी आप जो अपने बिजनेस में लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, या तो आपकी खुद की है या आप कहीं बाहर से ला रहे हो, तो ये मनी आपकी कहलाती है बिजनेस फाइनेंस। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस ये जो मनी थी आपकी बिजनेस फाइनेंस वाली, इसको प्लान करना, किस किस तरीके से आप इसको खर्च करने वाले हो और सही तरीके से हैंडल करना, ताकि जो भी आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली होती रहें। तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी आती हैं, आपके मनी को, आपके फंड्स को आप कैसे रेस करोगे, कहाँ से लाओगे, किस तरीके से आप मनी को लेकर आओगे, है ना। अब आपके पास मनी आ गई, आप उसको वाइजली यूज करोगे, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। आप उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म चीज़ों में लगाओगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों में लगाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, है ना। और आप उसको जिस तरीके से भी स्पेंड करने वाले हो उस मनी को आप कंट्रोल करो, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, ताकि आप ओवर स्पेंड ना कर दो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे जिस पे नीड नहीं थी, या कहीं करनी चाहिए थी ज़्यादा आपने कम कर दी, तो कंट्रोल करना। मेन एम क्या हो जाते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, आपकी जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है उसको रिड्यूस करना। आप कॉस्ट ऑफ मनी क्या होती है, जैसे कि आपने लोन लिया तो लोन पे आपको जब तक आप इसका प्रिंसिपल पेमेंट अमाउंट पे नहीं करोगे, रीपे नहीं करोगे, तब तक आपको इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को कम से कम करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है लोन पे ही होगा, आपने शेयर इशू करे हैं, आपने डिवेंचर्स इशू करे हैं, तो जितना भी आप इंटरेस्ट डिविडेंड जो भी पे कर रहे हो या कोई खर्चा आप उस पे कर रहे हो, ठीक है, उसको रेस करने के लिए फाइनेंस को, वो आपका कॉस्ट ऑफ मनी हो जाता है। तो उसको कम से कम करना, उसको रिड्यूस करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एम हो जाता है। आपको मेक श्योर करना है जब जब आपको मनी की अवेलेबिलिटी हो, नीड हो, सॉरी, जब जब आपको मनी की नीड हो, आपके पास मनी अवेलेबल हो। ये ना हो कि आपने सारा ही पैसा फिक्स कैपिटल्स में लगा दिया, वर्किंग कैपिटल में खर्चा करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा आपको खर्च करने के लिए चाहिए वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। आपको कोई मशीनरी को अपडेट करना है, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस के ऊपर वो। अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, आपको उसको अपडेट करने की जरूरत है, और आपके पास टाइम पे पैसे ही नहीं है, मनी नहीं है, आपने कहीं एक्स्ट्रा ही ब्लॉक करके रख रखी है अपनी मनी को, तो ये भी आपको मेक श्योर करना सिखाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आपके पास जब भी नीड हो आपको आपके फंड्स अवेलेबल हो। और आप टू मच मनी भी आइडल मत रखो, ये भी नहीं आपने सारा ही पैसा अपने पास रख लिया ताकि डे टू डे एक्टिविटी में काम आए, आपने इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं करी, आपने फिक्स कैपिटल में ही नहीं इन्वेस्ट किया उसको, तो रिटर्न तो कुछ आने वाला है नहीं उसके ऊपर अगर आप अपने पास ही मनी पड़े रखोगे, है ना। तो अवॉइड करना है आपको कि आपके पास टू मच मनी भी आइडल ना हो और सारा पैसा ब्लॉक भी ना कर दो, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी जो आपकी यूज ना हो रही हो, आइडल मनी जिसको हम बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपके मेन एम थे और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो था। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो ओनर्स हैं आपके, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं आपके, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, डे बाय डे इंक्रीज करना, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। अब वेल्थ का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एक पर्सन जो आपके बिजनेस में जितने भी शेयर ओन करता है उसकी वैल्यूज को बढ़ाना। अगर ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप उसकी वेल्थ जो होगी इंक्रीज होगी, अगर ये शेयर का प्राइस नीचे गिर जाएगा तो वेल्थ डिक्रीज होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस्टर एक्स बाय करता है 100 शेयर्स, एक शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, तो टोटल उसके शेयर्स की वैल्यू जाती है 10,000 रुपीज़। उसने 10,000 रुपीज़ पे किए हैं आपको आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स को बाय करने के लिए। अब लेटर आपकी जो शेयर के प्राइस है वो 100 रुपीज़ से बढ़कर हो जाते हैं 130 रुपीज़ पर शेयर। तो अभी जो उसके 100 शेयर की वैल्यू 10,000 थी, 130 रुपीज़ होने पर 13,000 हो जाएगी, तो उसको क्लियर 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। वहीं अगर दूसरे केस में आपका जो शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़ से गिर कर 90 रुपीज़ रह जाता है, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 100 शेयर की वैल्यू 9,000, तो ऑब्वियसली उसको 1,000 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, लॉस। तो कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्या कमाना चाहेगा, प्रॉफिट कमाना चाहेगा, अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। ये हमने वेल्थ कैसे निकाला, किसी भी वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस शेयर का, उससे, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम अपने शेयर्स, जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, ठीक है। तभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बरकरार रखेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, और दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी क्या होंगे, इन्वेस्टर जो होंगे, अट्रैक्ट होंगे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर। सो गाइस
जो मेन ऑब्जेक्टिव थे हमारे, उसके अलावा भी कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जैसे कि आपके पास इनफ फंड्स को अरेंज करना। द बिजनेस शुड ऑलवेज हैव द मनी, इट नीड टू रन स्मूथली। आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन करता रहे, तो आपके पास हमेशा इनफ मनी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक स्मॉल बिजनेस 50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो किसी पार्टी, अब प्रॉफिट अर्न किया है, एक्साइटमेंट में आके लोग क्या करेंगे, पार्टी कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना करके ऑनर क्या करेगा, दूसरे स्टॉक को बाय करने के लिए इस पैसे को यूज करेगा, यानी कि पैसा जो उसने अर्न किया उसको री इन्वेस्ट कर देगा बिजनेस के अंदर, ताकि और ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो अगर ये 50,000 रुपीज आप कहीं और स्पेंड कर देते या ब्लॉक कर देते, तो अभी और स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास ये पैसे नहीं होते, है ना। तो पैसा ही पैसे को बनाता है ना, तो आपके पास फंड्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए जब जब आपको नीड हो, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपके फंड्स को प्रॉपरली यूज करना। मैंने बताया ना ऊपर वाले में भी, अगर हम पैसे को कहीं ब्लॉक कर देते तो अभी यूज हो पाते नहीं, जब नीड थी नहीं हो पाते ना। तो मनी शुड नॉट बी वेस्टेड एंड शुड बी स्पेंड वेयर इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। तो आप इसको वेस्ट मत करो, आपके पास जो फंड्स हैं आप उसको वहां यूज करो जहां पे इसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कोचिंग सेंटर जो है अपनी सेविंग को एक प्रोजेक्टर यूज बाय करने के लिए यूज करता है स्मार्ट क्लासेस के लिए, ना कि अपने वॉल्स को रीपेंट करवाने के लिए। रीपेंट करवाने से कोई फायदा नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्टर ले आता है स्मार्ट क्लासेस के लिए तो मोर इफेक्टिव टीचिंग वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा पाएगा। इससे उसकी टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो हमको देखना पड़ेगा हमें खर्चा करना कहाँ चाहिए, कहाँ पे अपने फंड्स को यूज करना है करेक्टली, ताकि ज्यादा अच्छे रिजल्ट आ सके। नेक्स्ट, मनी को सेफ रखना है। ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस वाइल इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग आप करते हो अपने मनी को, तो हर जगह रिस्क तो होता ही है, तो आपको कोशिश करनी है आप कम से कम रिस्क पे अपने अमाउंट को, अपने मनी को इन्वेस्ट करो। अब बेकरी ऑनर इन्वेस्ट करता है बैटर ओवन खरीदने में, ताकि वो मोर केक्स को बेक कर सके, ना कि कोई फैंसी लाइटिंग लगाएगा अपने शॉप में। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि टू यूज फंड प्रॉपरली और आपके मनी को सेफ रखना थोड़ा सा रिलेटेबल है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, ठीक है। तो अदर ऑब्जेक्टिव में हो जाते हैं हमारे, इनफ फंड हो आपके पास हमेशा, आप उसको करेक्टली यूज करो और आप सेव करके रखो, ताकि जब आपको उसकी नीड हो आप उसको यूज कर सको। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेन डिसीजन आते हैं हमारे। आपका पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, देन इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड देन डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मीनिंग होता है आपकी मनी को रेस करना। आप अपनी मनी को किस तरीके से रेस करना चाहते हो सकता है आप कैपिटल बनाना चाहोगे, हो सकता है आप अपनी डेप्ट बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। कैपिटल में आपके आ सकते हैं इक्विटी शेयर्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर, और डेप्ट में आप हो सकता है लोन ले लो, डिबेंचर्स इशू कर दो, है ना। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में आपका ये होगा कि आप एक ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप मनी रेस कर रहे हो, और आपको अगर इक्विटी है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं करना पड़ेगा, रिडम्पशन नहीं करनी पड़ेगी। प्रेफरेंस में हो भी सकता है पे करना पड़ेगा, नहीं भी हो सकता है पे करना पड़ेगा। लेकिन डेप्ट के अंदर तो लोन, अगर आप लोन से रेस कर रहे हो मनी को या डिबेंचर से रेस कर रहे हो, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट एक टाइम के बाद पे करना पड़ेगा। और साथ साथ इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे या लॉस इनकर करे, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर ये डिसाइड करना है कि आपको मनी किस तरीके से रेस करनी है। तो बेस्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो यही होता है कि आप कुछ पार्ट आपका इक्विटी से रेस करो और कुछ पार्ट आप अपना डेप्ट से रेस करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टिंग डिसीजन। आपके पास मनी आ गई है, अब आपका मेन क्वेश्चन उठता है आप इस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करोगे। आप फिक्स कैपिटल के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर इसको इन्वेस्ट करोगे या करंट एसेट में इसको इन्वेस्ट करोगे, है ना। फिक्स एसेट जैसे आपने प्लांट खरीद लिया, आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद लिए, टूल्स खरीद लिए, इक्विपमेंट से लिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, आसानी से आप उसका पैसा आपका रिलीज नहीं होगा। और करंट एसेट आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपके फटाफट से पैसे जो है आपके थोड़े टाइम में रिलीज होकर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिविडेंड डिसीजन हो जाता है। अब आपने अपने बिजनेस के अंदर फंड रेस कर लिया, उसको इन्वेस्ट भी कर दिया, अब आपके बिजनेस के ऑपरेशंस हुए, उससे आपने प्रॉफिट कमाया। अब वो प्रॉफिट जो है आप कितना शेयर होल्डर्स में बांटने वाले हो और कितना आप उसको री इन्वेस्ट करने वाले हो। री इन्वेस्टमेंट को हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो प्रॉफिट आया, थोड़ा थोड़ा अगर छोटा स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रॉफिट आता है, ऑब्वियसली आप चाहोगे आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाए उसको, है ना, ताकि आपका बिजनेस और ग्रो हो और ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ठीक है। और अगर ज्यादा अमाउंट में आप प्रॉफिट कमाने लगे हो तो थोड़ा पार्ट आप शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दोगे और थोड़ा आप उसको री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यही डिसाइड करना कि कितना देना है और कितना वापस से बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करना है, यही आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन तीनों के बारे में हम अलग से डिटेल में अलग पार्ट में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। सो गाइस, कुछ क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई डाउट हो तो भी लिख सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।